चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चे आज पार्ट 3 की वीडियो बन रही है। आपने कल पार्ट 2 ख़त्म कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। बच्चे इसे अंडरलाइन कर लो कि जो भी फायरवर्क में जो आवाज़ें आती हैं, जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे आप लोग पटाखे उठाते हो, क्रैकर्स जिनको हम बोलते हैं, और कभी कभी जो है वो आग जब लकड़ियाँ जल रही होती हैं तब भी उसमें से भी आवाज़ आती है, उसे फायरवर्क कहेंगे। ये एक केमिकल चेंज है। वी नाउ दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस, जब भी एक्सप्लोजन होता है फायरवर्क में, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और साथ में अनप्लीजेंट गैस, ऐसी गैस बाहर निकलती है जो अच्छी नहीं होती है, जो अनप्लीजेंट होती है। दैट पोल्यूट, और वो वाली गैस क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को गंदा करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए यू आर एडवाइज, आपको ये सलाह दी जाती है, नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स, कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिसमें आग लग जाती हो, जहाँ आग जल जाती हो, कभी भी आग के साथ, आग वाले काम से नहीं खेलना है। When food gets spoiled, आपको पता है जब खाना खराब हो जाता है, food gets spoiled, it produces a foul smell, उसमें बहुत गंदी उसकी बदबू आती है। Shall we call this change a chemical change? हम इस जो ये चेंज होगी, जो खाना खराब होने की वजह से जो फाउल स्मेल आ रही है, ये जो चेंज है, ये पूछ रहा है कि क्या ये केमिकल चेंज है। You must have noticed, आपने ये देखा होगा, दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल, जब आप एप्पल के जो पीस काटते हो, एप्पल को जब आप पीसेस में काटते हो, उनके जो स्लाइस मतलब होते हैं पीसेस, एक्वायर्स ए ब्राउन कलर, तो उसको आप काट के थोड़ी देर रखोगे तो वो एप्पल के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, स्लाइस के ऊपर ब्राउन कलर। इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली, यदि आप जैसे ही स्लाइस करने के बाद में एप्पल को, यदि आप जल्दी इमिडिएटली होता है उसी समय नहीं खाओगे तो उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज, यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम समटाइम्स। आपको कह रहा है यदि आज तक आपने इस कलर को, यदि आपने नहीं महसूस किया हुआ है, जहाँ आपको नहीं आपने नोटिस में किया, तो आप अपना एक एप्पल लेके काट के थोड़ी देर रख के आप इससे इस कलर को देखना कि उसमें ये कलर आता है कि नहीं आता है। ओके, रिपीट द सेम एक्टिविटीज़, इसी तरह का काम आपने उसमें देखना है। उसके छिलके उखाड़ो, पोटैटो के स्लाइस जो हैं, जहाँ ब्रिंजल पता है ना क्या होता है, ब्रिंजल के स्लाइस जो हैं उनको अलग, उनको करो। जहाँ पोटैटो के स्लाइस, उनमें देखो कोई कलर जो चेंज आता है, तो द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस, जितने भी ये ब्रिंजल वाला केस हो गया, एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, दिस केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। बच्चे उनके कलर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। आर नॉट दी चेंजेस केमिकल चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं हैं। इन चैप्टर नंबर 5, जो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम एसिड बेस साल्ट था, तो उसमें जो न्यूट्रलाइज एंड एसिड्स विद ए बेस, आपने यही सीखा कि एक एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेस के साथ। इस न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, और ये आपसे अभी क्वेश्चन राइज कर रहा है, जो न्यूट्रलाइजेशन होती थी किसी एसिड की बेस में, जहाँ एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज करना हो तो बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर लो, जहाँ बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड के साथ। जो वो न्यू चीज़ बनती थी जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्या वो केमिकल चेंज है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये प्रोटेक्टिव शेल्ड, एक प्रोटेक्टिव शेल्ड, जैसे बच्चे आपने देखा कि एप्पल को सेव करने के लिए ऊपर जो है वो एप्पल का एक छिलका होता है, जिसकी वजह से एप्पल जो है वो ख़राब नहीं होता है। जैसे आप उस छिलके को आप अलग करते हो तो वो एप्पल जो है वो अब बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसी तरह से बच्चे एक सबसे बहुत बड़ा उदाहरण जो है, हमारी अर्थ जो है, इसको भी शेल्ड किया गया है, इसको भी, इसके ऊपर भी एक लेयर है,
एक बहुत बड़ी लेयर है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से उसने घेरा हुआ है। उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। ये उस ओजोन लेयर को ही कहा गया है ए प्रोटेक्टिव शेल, ए प्रोटेक्टिव शेल। ओके, जो मस्ट हैव हेयर्ड, आपने जो सुना होगा ऑफ द ओजोन लेयर के बारे में इन अवर एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। इट प्रोटेक्ट्स, इट किसके लिए आ रहा है? ओजोन के लिए। ये प्रोटेक्ट करती है, ये बचाती है अस फ्राम, हमको बचाती है फ्राम इन अवर एटमॉस्फेयर, फ्राम इन अवर, ये कहाँ से सेव करती है हमको? द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो बड़ी ख़तरनाक रेडिएशन होती हैं, बड़ी हानिकारक रेडिएशंस होती हैं जिनका नाम अल्ट्रावायलेट हैं, उनसे ये रेडिएशंस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। विच कम फ्राम द सन, कहाँ से आती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशनें? ये सन से आती हैं। सन की रेडिएशनों के साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। और ये जो ओजोन लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है, ये लेयर इन रेडिएशंस को रोक लेती है, इन रेडिएशंस को रोक लेती है। बीच कम फ्रॉम सन, ओजोन ऑब्जर्व, ओजोन का क्या काम है? इस लेयर का क्या काम है? जो ऑब्जर्व मतलब समेट लेती है दिस रेडिएशन, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं इनको वो समेट लेती है एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। और देखो ये लेयर क्या करती है? वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लेती हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, और ये लेयर फिर उसको चेंज कर देती है, ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। देखो कितना बड़ा काम करती है ये लेयर। और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिल गया, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिन्होंने हमें नुकसान देना था उनको भी इसने रोक लिया। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। बच्चे, जो ऑक्सीजन बनती है वो ओजोन से बिल्कुल अलग है, वो ओजोन की तरह नहीं है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन ए केमिकल चेंज। अब आपसे कह रहा है कि आपसे हमें ये पूछ रहा है क्या ये जो ओजोन जो है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन में जो बदलती है, क्या ये केमिकल चेंज है? इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन, यदि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनको यदि ओजोन ऑब्जर्व नहीं करेगा, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, ये वाली रेडिएशन कहाँ आ जाएंगी? ज़मीन की सरफेस जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर आ जाएंगी। एंड काज, और क्या इसकी वजह से क्या होगा? हार्म टू अस, ये हमें नुकसान करेंगी। एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, जानवर हैं, कोई भी जिंदा चीज़ है उनको ये नुकसान देगी। ओजोन एक्ट एज, ओजोन जो काम करती है वो एक नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशंस। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशंस। बच्चे से याद रखना है कितना बड़ा काम ओजोन जो है वो हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमें बचाने के लिए करती है। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम ये देखेंगे कि जो लोहे को जंग लगता है क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलो अब हम दोबारा से रस्टिंग पे ही चलते हैं। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स। ये एक ऐसा चेंज है, ऐसा बदलाव है जो कि लोहे वाली आर्टिकल्स को इफेक्ट करती है, उसके ऊपर असर छोड़ती है एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। बच्चे देख लो, ये जो रस्टिंग होती है, लोहे के ऊपर जो रस्ट लगती है और लोहे को बिल्कुल क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है लोहे को। सिंस आयरन इज यूज्ड, आपको पता है लोहा जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? इन मेकिंग ब्रिजेस, वो पुल बनाने में, शिप्स, समुद्री जहाज़ बनाने में, कार्स बनाने में, ट्रक्स बनाने में, ट्रक की जो बॉडीज़ होती हैं, मैनी अदर आर्टिकल, और भी कितना सारा सामान जो है वो लोहे का, आपको पता है लोहे से बनता है। द मोमेंट्री लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। आपको पता है कि कितना बड़ा नुकसान जो है जो कि रस्टिंग की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है, कि कितने सारे आर्टिकल्स हैं वो सारे समय के अनुसार वो ख़राब हो जाएंगे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा इस रस्टिंग का। ओके बच्चे, आपने जो रिएक्शन जो अभी आ रही है जिसको हम इक्वेशन बोलेंगे, इस इक्वेशन को आपने अपनी कॉपी पे भी लिखना है और इसे याद भी करना है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग
इधर से हमें पता चलेगा कि रस्ट कैसे लगती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नीचे दी गई है, इधर से हमें ये समझ लगेगी कि लोहे में जंग कैसे लगती है। आयरन, आपको पता है साइंस में आयरन जो हमारा जो साइंस की बुक है, इसमें हम आयरन को एक नए रूप में पढ़ेंगे। Fe, ये आयरन का सिंबल है। जब भी हम Fe लिखेंगे इसका मतलब आयरन है। आयरन जो है प्लस ऑक्सीजन, जब आयरन मिक्स होती है, जब लोहा टकराता है, जहाँ ऐड करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है उसको, लोहे को, हवा से। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। वो कहाँ से आई, हवा से। जब कोई भी लोहे वाली कोई भी आर्टिकल जो है वो जब लोहे हवा में रहेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। और प्लस आपको पता है हमारे हवा में वाटर भी है, हवा में मॉइस्चर भी होता है। H2O वाटर को पढ़ना है। और जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, Fe प्लस O2 प्लस H2O, और इस एरो को क्या पढ़ना है, बिकम्स। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और ये हमें क्या देंगी, बिकम्स रस्ट। और रस्ट को हम नाम, अभी जो साइंटिफिकली नाम है वो है आयरन ऑक्साइड। रस्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड होती है। और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, F कैपिटल लिखना है, E और 2 उसके पाँव में लिखना है, Fe2O3 जो है ये रस्ट का केमिकल फार्मूला है। रस्ट ये होती है और यही चीज़ उसको, लोहे को बिल्कुल बर्बाद तो डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ, आपको पता है रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी। और वाटर वेपर, चाहे पानी हो चाहे वाटर वेपर हो, एक ही बात है। इज़ इसेंशियल, ये दोनों चीज़ें चाहिए रस्टिंग के लिए। जब भी जंग लगना हो किसी भी लोहे को तो ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। यही दोनों चीज़ें जो हैं वो इसेंशियल हैं। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, आपको पता है जब रेनी सीजन होता है तो हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जब मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होता है, द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, जब हवा में पानी ज़्यादा होता है उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, इसका मतलब विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, जब मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होगा और इसका मतलब ज़्यादा ह्यूमिड होगी और रस्टिंग बिकम फास्टर, और जंग जो है वो जल्दी जल्दी लगेगी। समझ लग गया? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन तो एक जैसी रहेगी ना, सिर्फ ये है कि कुछ महीने जो होते हैं बारिश वाले महीने होते हैं उसमें जो है वो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो रस्टिंग होती है वो बड़ी जल्दी होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब क्वेश्चन है कि हम अपने लोहे को रस्ट होने से कैसे बचाएं। प्रिवेंट मतलब बचाना। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, हमें अपने जो लोहे वाले आर्टिकल्स हैं, जो सामान है लोहे का बना हुआ, हमें ऑक्सीजन उसके साथ कॉन्टैक्ट ना हो, ऑक्सीजन उसके साथ मिले नहीं, हमें उसे बचाना है। ना उसके साथ ऑक्सीजन मिले, ना पानी मिले, ना दोनों चीज़ें मिले, और बोथ, ना पानी मिले ना ऑक्सीजन मिले, जहाँ ये दोनों ही नहीं उसके साथ मिलनी चाहिए, हमें अपने आर्टिकल को इनसे मिलने से बचाना है। ये लोहे के साथ नहीं मिल पाए, कौन? ऑक्सीजन और वाटर। अब देखो लोहे को क्या करेंगे। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे सिंपलेस्ट वे, आसानी से हम अपने लोहे वाले चीज़ को, जो आर्टिकल्स होगा जो लोहे का बना होगा, हम उसको कोट चढ़ा देंगे। किसका कोट चढ़ा देंगे उसके ऊपर? ये वाला कोट नहीं जो हम सर्दियों में लगा के घूमते हैं, इसको कोट इसके ऊपर लेयर बना देनी है। पेंट की लेयर बना दो, जहाँ ग्रीस की लेयर बना दो। तो जब पेंट जहाँ ग्रीस लग जाएगा तो फिर वो लोहे के लोहा जो है वो एक बीच में एक दीवार खड़ा कर देगा जी, लोहे के और ऑक्सीजन और पानी के बीच में। वो वाली दीवार जो है वो ना पानी उसको क्रॉस कर सकता है और ना ही
ऑक्सीजन उसको क्रॉस कर जाएगी, फिर वो जब वो लोहे के साथ वो टकराएगी नहीं तो लोहा आपका बच जाएगा। इनफैक्ट दिस कोड शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू, हाँ एक काम है, ये नहीं है कि एक बार कोड लगा दिया उसको तो बस फिर भूल जाना है कि अब इसको पूरी उम्र के लिए जंग नहीं लगेगा। अरे वो देखते रहना है कि जैसे ही उसका कोड ख़राब होगा उसको और पेंट लाना है, उसके ऊपर कोड कर देना है, ठीक है। रेगुलरली उसको बचाने के लिए आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। अनदर वे, एक और बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप रस्टिंग, कोई भी आर्टिकल है उसको आप रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हो, वो है डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। बच्चे इसे अंडरलाइन करो, आयरन के ऊपर यदि हम एक लेयर चढ़ा दें, जैसे आपने सुना होगा घर में कि मैंने अपने जो है सोने का रंग चढ़ा देना अपनी ज्वेलरी पे, तो वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ कोट लेयर होती है। तो लेकिन यदि आप लोग क्रोमियम या जिंक की लेयर, ये जो मेटल हैं हमारे क्रोमियम और जिंक का मेटल की जो लेयर यदि आप आयरन के ऊपर चढ़ा दोगे वो फिर कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा। तो कौन से दो मेथड्स पढ़े आपने रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए? एक तो पेंट या ग्रीस का कोट कर दो, और दूसरा क्या है कि आप इनके डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम एंड जिंक ऑन आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक मेटल की लेयर डिपॉजिट करवा दो, तब भी वो रस्टिंग से सेफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है। अब देखो ये जो मेटल की जो लेयर चढ़नी है आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, ये ऐसे नहीं चढ़ जानी है जैसे पेंट की लेयर चढ़ा दी आपने और ग्रीस की लेयर चढ़ा दी। इसके लिए एक अलग से मेथड है, सुनो इस मेथड को क्या बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, कहता है एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम जिंक की लेयर आयरन पे चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस का क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स, हम अपने घरों में जो लोहे की पाइपें लगाते हैं टू कैरी वाटर, वो जो पानी ले जाती हैं नीचे से मोटर लगा के ऊपर टैंकी में जो पानी चढ़ाती हैं, उन पाइपों को गैल्वेनाइज किया होता है। ठीक है, वो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होती हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग, उनको रस्ट से, क्योंकि जब उसके बीच में से रोज़ पानी जाएगा तो वो जंग खा जाएगी उसको, इसीलिए पहले उनको गैल्वेनाइज किया होता है। ओके, जो नाउ दैट शिप्स, जो समुद्री जहाज होते हैं, आर मेड अप ऑफ आयरन, वो लोहे के बने होते हैं, एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर, आपको पता है उसका कितना बड़ा हिस्सा पानी के बीच में ही रहता है समुद्री जहाज़ का। तो यदि उसके हम सीधा ऐसे ही लगा देंगे वो सारा का सारा रस्टिंग करके वो सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा उसे भी गैल्वेनाइज किया होता है। तो जो नाउ दैट द शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन and a part of them remains under water on the part above, जो वो वाला हिस्सा जो पानी के ऊपर होता है, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust फॉर्मेशन फास्टर। एक और नई चीज़ पढ़ने जा रहे हो आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो साल्टी वाटर होता है, उसमें बहुत नमक होता है, और ये जो रस्टिंग होती है वो साल्ट की वजह से बड़ी जल्दी होती है, बड़ी तेज़ होती है, फास्टर होती है। जैसे मॉइस्चर हवा में जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रस्टिंग जल्दी होगी ना, इसी तरह से समुद्र के पानी वाली जो पानी होता है समुद्र का, उसमें साल्ट होता है, और साल्टी वाटर से रस्टिंग और भी ज़्यादा फास्ट होती है, बड़ी तेज़ होती है। तो फिर हम क्या करें, अपने जहाज़ों को कैसे बचाना है रस्टिंग से, इसे पढ़ो ध्यान से। Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, the ship suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. कहता है उसे हम सिर्फ पेंट करते रहेंगे तो वो नहीं बच पाएगा। So much so that a fraction of ship's iron has been replaced
एवरी ईयर, हर साल जो है यदि हम उसको सिर्फ पेंट करते जाएंगे तो वो ख़राब होता जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। तो कैन जो इमेजिन मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड, तो कितना नुकसान जो है यदि हम इसको गैल्वेनाइज्ड वाली शीटें नहीं लगाएंगे, वो लोहा जो गैल्वेनाइज्ड नहीं होगा तो समुद्री जहाज़ नहीं बच पाएगा। तो ये इसमें बचे बॉक्स में जो रह गया है इसे ध्यान से देखो। स्टेनलेस स्टील, अब हम स्टील बनाने जा रहे हैं। कौन सी स्टील? स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ, वो किसकी बनती है? बाय द मिक्सिंग, उसमें आयरन विद कार्बन होता है, आयरन के साथ मिक्स हुआ होता है। आयरन के साथ हम मिक्स करेंगे कार्बन, और कौन से मेटल मिक्स करेंगे? क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। इन ये वाले मेटल जब हम आयरन विद कार्बन एंड ये मेटल मिक्स करेंगे, इट डज नॉट रस्ट, बच्चे फिर भी रस्ट नहीं लगेगी। जब लोहे को कार्बन के साथ और ये जो मेटल क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम, पुत्रों ये नाम याद रख लो, ये जो मेटल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम जो होंगे, तो जब एक जो ये स्टेनलेस स्टील बनेगी, इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जो इन मिक्स करके जो नई चीज़ बनती है वो स्टेनलेस स्टील है, इसको भी जंग नहीं लगता है। अब 6.4 क्रिस्टलाइजेशन इन क्लास नंबर 6 you have learned that the salt can be obtained by the evaporations of sea water। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि नमक समुद्र के पानी को जब हम साइड पे लैगून जैसे बनाते हैं, कुएं अलग अलग से तालाब जैसे बनाते हैं, तालाब जिनको हम पोन्स कहते हैं, वो बनाते हैं, तो वो समुद्र की धूप से पानी उठ जाता है, पीछे जो है वो नमक रह जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो पीछे साल्ट जो है वो रह जाता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, हमें ये पता है कि जो समुंदर से इस तरह से जो हम साल्ट बनाते हैं वो साफ़ नहीं होता है। द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जो हम अपने घरों में जो नमक लाया होता है वो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है, तो जिसे हम खाते हैं, लेकिन जब समुंदर से मिलता है ये साफ़ सुथरा नहीं होता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It is an example of physical change। बच्चे जो याद रखना है, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिससे क्रिस्टल साफ किए जाते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है। ये भी याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं बोल देना, याद रखना है ये फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। बच्चे टीचर की प्रेजेंस में जो आपने एक्टिविटी करनी है। क्वेश्चन होता है सावधानी, जो उसमें सावधानी का ध्यान रखना है। यूज़ ओनली डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सिर्फ आपने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, जब आप पानी को बॉयल कर रहे हो बड़ी सावधानी से पानी को बॉयल करना होता है। टेक ए स्पून फुल ऑफ वाटर, आपने कप फुल ऑफ वाटर, एक आपने कप पानी से भर के लेना है, एक बीकर में डालना है पानी को, और ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड्स के उसमें डालने हैं। किस में डालने हैं? जो आपने पानी बीकर में लिया है, एक कप फुल वाटर। ओके, हीट द वाटर, जब आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, आप पानी को बॉयल करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बीच में क्या डाल दो? ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर दो, और आहिस्ता से स्लोली आहिस्ता से ऐड करना है। ये नहीं है कि जैसे चम्मच से चीनी डालते हो आप चाय बनाने के लिए, इतनी दूर से नहीं फेंकना है, बड़ी आसानी से बड़े सावधानी से स्लोली से उसमें ऐड करना है, और हिलाना है, स्टीर करना है, कंटिन्यूसली साथ साथ में हिलाते रहना है। ठीक है, स्टीरिंग होता है हिलाना। कंटिन्यूस एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, और साथ साथ में कॉपर सल्फेट पाउडर डालते चलो, कंटिन्यूस होता है, लगातार थोड़ा थोड़ा करके डालते चलो और हिलाते रहो। टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, इतनी देर तक डालते रहना जितनी देर तक और उसमें पाउडर नहीं आए। वो जो पानी की तरह जो पानी दिख रहा है वो आस्ता आस्ता ऐसे हलवे की तरह बनना शुरू हो जाएगा, जैसे हलवा बनता है
इस तरह से वो हल जब आपको ये लगेगा कि इसमें और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर आपने रुक जाना है। फिल्टर द सोल्यूशन, आप फिल्टर को साफ़ करो, इसे जो सोल्यूशन बने हैं वो फिल्टर से साफ़ करो। अलो इट टू कूल, इसे ठंडा होने दो। डोंट डिस्टर्ब द सोल्यूशन, अब इसको हिलाना नहीं है। वैन, कब तक नहीं हिलाना है? इट इज़ कूलिंग, जितनी तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद सोल्यूशन को देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखेंगे? क्रिस्टल क्या होते हैं? जैसे चीनी के दाने जो होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं। क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखेंगे? इफ़ नॉट, नहीं दिखेंगे। वेट फॉर सम मोर टाइम, तो और वेट करते चलो, ठीक है। तो जितनी देर तक क्रिस्टल नहीं दिखेंगे इतनी देर तक आपने उसको वैसे ही रखना। ओके, यू हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है इस तरह से बनते हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया, जान चुके हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब हमने आइडेंटिफाई करना है चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस होती हैं उनको, उनकी अलग अलग क्लास जो है वो अपने दिमाग में बनानी है कि कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है। बच्चे, आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चे।